मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं, जिसे लिखा है एन पार्थसारथी ने और जिसका हिंदी अनुवाद किया है आर विलीनाथन ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के अब तक मैं भाग 11 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 12 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मुत्तु कुमरन ने महसूस किया कि नारी की सुकुमारता अपने प्रेम प्रदर्शन में विलक्षणता और चातुरी लाने से चमक उठती है। मेरे साथ आप नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा, इस वाक्य ने उस पर जादू सा कर दिया। उसमें कैसी आत्मीयता टपकती थी। उसके साथ चलने और उसका साथ देने को उसे छोड़कर दूसरा कोई व्यक्ति योग्य नहीं है। यह आशा उसमें कहां से बधी, यह भरोसा कहां से पैदा हुआ। जहां यह सोचकर वह आत्मविभोर हुआ, वहां यह विचार करते हुए उसे यह हैरानी भी हुई कि मैं कौन हूं कि उस पर बेतरह अपना गुस्सा उतारूं। उसका मेरा परिचय कितने दिनों का है, उसके अधिकारों पर अधिकार जमाने का, उसे अपने इशारों पर नचाने का, यह ढीला छोड़कर तमाशा देखने का अधिकार मुझे कहां से मिला और कैसे मिला। यह सोचते सोचते वह इस नतीजे पर पहुंचा कि अनन्य प्रेम की कोई डोर दोनों को गठबंधन में बांध रही है, बल्कि बांध चुकी है। शाम को अब्दुल्ला को बुलाए जाने के पहले माधवी ने मुत्तु कुमरन को स्टूडियो हो आने के लिए बुलाया। मुझे तो मलेशिया नहीं जाना, फिर फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत है, मुत्तु कुमरन ने कहा। आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, माधवी ने कहा। तुम तो नाटक की कथा नायिका हो, तुम न जाओगी तो नाटक नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मुत्तु कुमरन ने हंसते हुए उसकी बातों का विरोध किया। कथानायक ही जब नहीं जा रहा तो कथा नायिका के जाने से क्या फायदा। गोपाल तो जा रहा है ना। मैं अब गोपाल की बात नहीं करती, अपने कथानायक की बात करती हूं। वह कौन है, समझकर भी नासमझ बनने वालों को कैसे समझाया जाए। माधवी की इस आत्मीयता पर वह फिर न्यौछावर हो गया। थोड़ी देर बाद माधवी ने स्टूडियो जाने के लिए बुलाया तो उसने कोई आपत्ति नहीं की। स्टूडियो जाकर पासपोर्ट के लिए फोटो खींचने के बाद दोनों ने एक साथ मिलकर एक फोटो खिंचवाया। शाम को अब्दुल्ला को लाने के लिए ओसियानिक जाते हुए माधवी अकेली नहीं चली। उसकी मानसिकता से परिचित होने के लिए मुत्तु कुमरन को भी साथ लेकर कार में रवाना हुई। इधर इनकी कार फाटक के बाहर हो रही थी और उधर गोपाल की कार बगले में घुस रही थी। गोपाल को यह समझते देर नहीं लगी कि माधवी अभी अब्दुल्ला को लाने के लिए जा रही है। उसके आदेश के अनुसार अकेली न जाकर मुत्तु कुमरन को भी साथ लिए जा रही है। इससे उसे दोबारा क्रोध चढ़ आया और वह मुंह चिढ़ाकर बोला, मैंने तो तभी जाने को कहा था, पर तुम अभी जा रही हो। हाँ, इन्हें फोटो स्टूडियो ले गई थी, देर हो गई, अब जाकर निकल पाई। सो तो ठीक है, लेकिन इन्हें क्यों कष्ट दे रही हो। अब्दुल्ला को लाने के लिए सिर्फ तुम्हारा जाना काफी नहीं। गोपाल ने मुत्तु कुमरन को काट देने का विचार किया। माधवी को धर्म संकट से बचाने के विचार से मुत्तु कुमरन स्वयं आगे बढ़कर बोला, बात यह है कि मैं भी ओसियानिक देखना चाहता था, इसलिए मैं स्वयं इसके साथ चल पड़ा। गोपाल की समझ में नहीं आया कि इस हालत में मुत्तु कुमरन को गाड़ी से कैसे उतारे। वह छींक कर बोला, अच्छा तो दोनों ही हो आओ, लेकिन गाड़ी में लौटते उनसे बातों में न उलझना, उनके जरिए ही हमारा काम होना है। उनका दिल दुखाने का कोई बहाना नहीं ढूंढ लेना। वह माधवी को आगाह कर धड़ाधड़ अंदर चला गया। माधवी को उसकी चाल से ही उसके क्रोध का पता चल गया, पर मुत्तु कुमरन के सामने उसने इसे प्रकट नहीं किया। मुत्तु कुमरन गुस्से की हंसी हंसते हुए बोला, इसका जी तो मेरा हाथ खींचकर कार से उतारने को हो रहा था, पर वह हो नहीं पाया। संयोग से उस समय माधवी कार चला रही थी।
तीसरे व्यक्ति के न होने से वे दोनों खुलकर बातें कर पा रहे थे। पिनांग के अब्दुल्ला के कमरे में जब वे गए, तब उनके साथ 4-5 मुलाकाती और थे। अब्दुल्ला ने दोनों का स्वागत कर कमरे में ही बिठा लिया। गोपाल साहब ने रात की डिनर के लिए ही तो बुलाया है। 8:30 बजे के करीब आना काफी न होगा क्या? अभी 6:30 बज रहे हैं, अब्दुल्ला ने घड़ी देखकर कहा। गोपाल जी के विचार से आप अभी आ जाते तो थोड़ी देर बातचीत भी हो जाती। बाद में डिनर तो है ही, बातों में समय कटते कितनी देर लगती है? पल भर में 8 बज जाएंगे, माधवी ने उत्तर दिया। सचमुच आपका कल का अभिनय बहुत अच्छा था। मलेशिया में आपका बड़ा नाम होगा। अब्दुल्ला ने माधवी के मुख के सामने माधवी की ऐसी तारीफ की कि वह शर्मा गई। आए हुए मुलाकाती एक एक कर विदा हुए। मुत्तु कुमरन को पास बिठाकर अब्दुल्ला को इस तरह तारीफ करते देखकर माधवी सिकुड़ सी गई और बोली, सारा का सारा श्रेय तो इनका है। इन्होंने नाटक इतना अच्छा लिखा है कि हम आसानी से अभिनय कर नाम पा गए। पर यह भी हो सकता है कि अभिनेताओं की किरदारी से लिखने वाले का नाम भी रोशन हो जाए। अब्दुल्ला ने फिर वही चक्की पीसी। मुत्तु कुमरन इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके विचार से कला का महत्व न जानने वाले व्यापारी ऐसे ठूंठ थे जिन पर 1000 कोशिश करने पर भी कील न चढ़ती। वह अपने विचारों को भैंस के आगे बीन बजाते हुए होते नहीं देना चाहता था। अब्दुल्ला की कदर करते हुए वह उसे कला की बात करे तो वह कला के प्रति द्रोह हो जाएगा और कला की हत्या का पाप सिर पर पड़ेगा। यह सोचकर वह पैर पर पैर चढ़ाए चुपचाप बैठा रहा। उसकी इस मनोदशा को माधवी ने पढ़ लिया। अब्दुल्ला की बातों की लीक बदलने के विचार से बोली, पिछले महीने गंगा नाटक मंडली मलेशिया गई थी ना? सुना है कि आप ही के कॉन्ट्रैक्ट पर वहां गई थी। वह वहां नाम यश भी प्राप्त कर पाई? अब्दुल्ला का कॉन्ट्रैक्ट हो तो नाम आप ही आप हो जाता है। हमारी कंपनी 25 सालों से नाटक मंडली या नाटक कंपनियों को तमिलनाडु से ले जाती है और वहां प्रोग्राम चलाती है। मलेशिया में अब्दुल्ला कंपनी का एक भी प्रोग्राम अब तक नाकामयाब नहीं हुआ। इसे बड़ी बड़ी बात ना मानिए तो अब्दुल्ला कंपनी की यह खुसूसियत है। हमने बहुत कुछ सुन रखा है। हम पेशे से डायमंड मर्चेंट हैं, जौहरी हैं। कला के प्रोग्राम तो शौक के लिए करते हैं। मुत्तु कुमरन उन बातों से उब गया तो उसने माधवी को इशारा किया, चलिए, गोपाल साहब आपका इंतजार करते होंगे, जल्दी चलें तो अच्छा हो। माधवी के कहने पर अब्दुल्ला कपड़े बदलने अंदर चले गए। कमरे में ड्रेसिंग टेबल में आईने के पास विभिन्न सेंटों की छोटी बड़ी शीशियां करीने से सजी थी। अब्दुल्ला कपड़े बदलकर एक आईने के सामने जाकर खड़े हुए और एक शीशी खोलकर शरीर पर सेंट लगाने लगे। इत्र की खुशबू सारे कमरे में बिजली की तरह फैल गई। एक दूसरी शीशी में लगे स्प्रे से गले और कुर्ते के कॉलर में सेंट छिड़क ली। कपड़े बदलने और तैयार होने में उनमें जेम्स बॉन्ड की सी फुर्ती थी। उनकी एक एक बात और अदा में शौक चर्रा रहा था। उन्होंने होटल के बैरे को बुलाकर चाय मंगवाई। मना करने पर भी वो नहीं माना। चाय तैयार कर वे तीनों प्यालों में डालने लगे तो माधवी मदद को आगे बढ़ी। यह देखकर अब्दुल्ला बहुत खुश हुए। मुत्तु कुमरन सब्र से बैठा था। चाय पीते ही तीनों चल पड़े। जाते जाते माधवी ने उस स्प्रे वाली शीशी के बारे में पूछा, लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। कहते हुए अब्दुल्ला ने वह शीशी उठाकर माधवी को दे दी। नहीं, मैंने यूं ही पूछा था, कहकर माधवी ने लेने से इनकार किया तो नो नो, कीप इट, डोंट रिफ्यूज कहकर उसके हाथों में थमाकर ही अब्दुल्ला ने दम लिया। मुत्तु कुमरन को माधवी पर क्रोध आया। यदि माधवी अपनी जुबान पर काबू रखती और अब्दुल्ला से सेंट की बात न पूछती तो क्या वे भिखमंगों को भीख देने की तरह उसके हाथों में सेंट की शीशी उठाकर थमाते? भड़कते क्रोध में भी उसका विचार औरतों की इस आम कमजोरी पर गया कि सारी दुनिया में विरले ही कोई ऐसी औरत होगी जो सुगंधित वस्तुओं, पुष्पों और साड़ियों के मामले में उद्विग्न और चंचल न हो उठती हो। पर अपनी इच्छित वस्तुओं को मांगने की एक मर्यादा होती है। जैसे एक कुलीन स्त्री का सुगंध, पुष्प, साड़ी आदि के विषय में अन्य पुरुषों से पूछना बेहुदा है,
वैसे ही माधवी का अब्दुल्ला से इस बारे में पूछना भी उसे अशिष्ट लगा। यह सब सिने जगत में जाने का नतीजा है। यह सोचकर उसने उसे दिल ही दिल में माफ कर दिया। कार में माम्बलम जाते हुए अब्दुल्ला मलेशिया की यात्रा के विषय में एक पर एक सवाल करते जा रहे थे। तुम्हारी मंडली के साथ कुल कितने लोग आएंगे? कौन कौन हवाई जहाज से आएंगे? कौन कौन समुद्री जहाज से आएंगे? माधवी जो कुछ जानती थी बताए जा रही थी। कार की अगली सीट पर मुत्तु कुमरन माधवी के साथ बैठा था और अब्दुल्ला पिछली सीट पर अकेले बैठे थे। बंगले के द्वार पर पोर्टिको में गोपाल ने अब्दुल्ला का स्वागत किया और स्वागत करते हुए हाथी की सूंड जैसी भारी गुलाब के फूलों की माला अब्दुल्ला को पहनाई। फिर दावत में आए हुए अभिनेता अभिनेत्रियों, प्रोड्यूसरों और सिनेमा जगत के दूसरे व्यक्तियों से अब्दुल्ला का परिचय कराया। दावत के पहले सब बैठकर हंसी खुशी बातें करते रहे। गोपाल के दावत का इंतजाम और उसका ठाट बाट देखकर अब्दुल्ला दंग रह गए और एक तरह से मोहित भी हो गए। न जाने क्यों गोपाल उस दिन मुत्तु कुमरन और माधवी से कुछ खिंचा सा रहा। दावत के समय अब्दुल्ला अभिनेत्रियों और एक्स्ट्राओं के झुंड के मध्य बैठाए गए। लगा कि कोई अमीर शेख अपने हरम में बैठा हो। अभिनेत्रियों की खिलखिलाती हंसी के बीच अब्दुल्ला के ठहाके पटाखे की तरह छूट रहे थे। दावत के बाद यह प्रश्न उठा कि लौटते हुए अब्दुल्ला को ओशियानिक पर पहुंचाने कौन जाए। माधवी हिचकते हुए गोपाल के सामने जाकर खड़ी हुई कि शायद उसी को पहुंचाना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, जाकर अपना काम देखो। तुम्हें तमीज नहीं, सारी दुनिया को साथ लेकर चलोगी, गोपाल ने जरा कड़े शब्दों में कहा। तो माधवी को यह तमाचा सा लगा। आ बला गले से लग कहकर जाने वाली के सामने से आई बला गले से टल गई तो मन ही मन खुश हो रही थी। उसने देखा कि किसी उप अभिनेत्री के साथ अब्दुल्ला को गोपाल ओशियानिक भेज रहा है। उसने चैन की सांस ली। अब्दुल्ला हाथ जोड़कर सबसे विदा हुई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के 12वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।